सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल बात चल रही थी कारणों की। तो कारण क्या है, कितने प्रकार के कारण होते हैं, थोड़ा इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। दार्शनिक क्षेत्र में दो पदार्थों में जो संबंध होता है उसे बोलते हैं कारण कार्य संबंध। कई तरह के संबंध हैं, उनमें से एक है कारण कार्य संबंध। तो कारण किसे कहें और कार्य किसे कहें, उसकी परिभाषा ये है, जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को उत्पन्न करता है तो उत्पन्न करने वाला होगा कारण, और जो उत्पन्न होगा होने वाला वो होगा कार्य। कार्य जो किया जाए, जो बनाया जाए वो कार्य, और जो उसको बनाने वाला है वो कारण। अब कारण में तीन लक्षण बताए हैं शास्त्रों में। यदि वो तीन लक्षण पूरे होते हैं तब तो वो कारण माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो उसमें पहला लक्षण है कारण का पूर्ववर्तित्व। क्या है? पूर्ववर्तित्व। हाँ, पूर्ववर्ती होना। कारण हमेशा कार्य से पूर्ववर्ती होगा। कारण पहले होगा, कार्य बाद में होगा। उदाहरण के लिए आटा और रोटी, तो पहले क्या होगा? आटा। पहले आटा होगा, रोटी बाद में होगी। तो आटे को क्या बोलेंगे? कारण। कारण। और रोटी को कार्य। कार्य। ठीक है। पहले आटा होगा फिर रोटी बनेगी, पहले धागा होगा फिर कपड़ा बनेगा, पहले ईंट पत्थर होगा फिर मकान बनेगा। तो जो पहले होगा वो कारण, जो बाद में होगा वो कार्य। इस प्रकार से कारण का एक लक्षण हुआ पूर्ववर्तित्व। दूसरा है अनन्यथा सिद्धत्व। दूसरा क्या? अनन्यथा सिद्धत्व। हाँ, कार्य जो है वो उसी कारण से ही पैदा होना चाहिए, अन्य प्रकार से नहीं होना चाहिए, तब उसका कारण कार्य संबंध माना जाएगा। जैसे रोटी आटे से ही बनेगी, लकड़ी से नहीं बनेगी, लोहे से नहीं बनेगी, धागे से रोटी नहीं बनेगी, आटे से ही बनेगी। तो ये अनन्यथा सिद्धत्व, उसी वस्तु से वो वस्तु उत्पन्न होती है, इसलिए उसको उसका कारण माना जाता है। और आटे के होने पर रोटी बनेगी, ना होने पर नहीं बनेगी। यदि आटे के होने पर भी रोटी बने और आटा ना हो तब भी रोटी बने, फिर आटा उसका कारण नहीं माना जाएगा। इसको अनन्यथा सिद्धत्व कहते हैं। तो ये भी एक लक्षण कारण में होना चाहिए। धागा होगा तो वस्त्र बनेगा, धागा नहीं होगा तो नहीं बनेगा, और किसी तरीके से वस्त्र नहीं बनेगा, इसलिए धागे को वस्त्र का कारण माना जाएगा। ये दूसरा लक्षण हुआ। तो पहला ये था कि धागा पूर्ववर्ती होना चाहिए, मतलब धागे का अस्तित्व पहले होना चाहिए, वस्त्र बाद में होगा, और धागे से ही वस्त्र बनना चाहिए। तीसरा लक्षण है साक्षात सिद्धत्व। साक्षात सिद्धत्व। हाँ, साक्षात उसका सिद्धि करने में साक्षात कारण होना चाहिए, मतलब सीधा संबंध होना चाहिए। जैसे कल भी मैंने उदाहरण दिया था, मकान बनाने में ईंट पत्थर कारण है। हाँ, घड़े का उदाहरण दिया था। घड़ा बनाने में जो है वो मट्टी कारण है, और मट्टी को खेत से उखाड़ के लाने में कुम्हार भी चाहिए, गधा भी चाहिए। ये सब चीज़ें चाहिए जो सीधा सीधा घड़े की उत्पत्ति में सहयोगी है। तो ये जो घड़ा बनेगा, इस घड़े की उत्पत्ति में कुम्हार भी कारण है और गधा भी कारण, जो मट्टी ढो के लाएंगे जिस पर।
लेकिन गधे का जो दादा है उसका इस घड़े से कोई संबंध नहीं। वर्तमान में जो घड़ा बनने वाला है इससे घड़े के दादा का कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए उसको कारण नहीं मानेंगे। जो सीधा संबंधित है उसी को कारण मानेंगे। इस तरह से ये 3 लक्षण हुए कारण के। अब इन कारण और कार्यों में आपस में संबंध होता है, तभी वो कारण से कार्य बनता है। तो इस प्रकार से कारण से जो वस्तु उत्पन्न हो रही है, उत्पद्यमान है या उत्पन्न हो रही है, उसका नाम है कार्य। अब कहते हैं अगली बात, कार्य के 3 कारण होते हैं। वैशेषिक दर्शन की भाषा में 3 कारण होते हैं। एक का नाम है समवायी कारण, बोलिए। समवायी कारण, दूसरा असमवायी कारण, असमवायी कारण, तीसरा निमित्त कारण। निमित्त कारण। ये 3 कारण होते हैं। तो समवायी कारण तो सरल है समझना। कार्य जिसमें समवेत रहता है, समवेत का मतलब संबद्ध, कार्य जिसमें आश्रित रहता है, जिसमें टिका रहता है, उस पदार्थ को समवायी कारण कहेंगे। वो कार्य को अपने अंदर समवेत करता है, धारण करता है। तो जैसे धागा वस्त्र को अपने अंदर धारण करता है, वस्त्र का अस्तित्व धागों पर टिका है। यदि धागे हटा दिए जाएं तो वस्त्र कहीं नहीं बचेगा। वस्त्र को टिकने के लिए कोई फिर जगह, अवसर, स्थान नहीं मिलेगा, वो धागों पर ही आश्रित है। ऐसे मकान है, वो कार्य वस्तु है। ईंट पत्थर वो कारण है। तो मकान ईंट पत्थर पे ही टिका हुआ है। ईंट पत्थर ने मकान को धारण कर रखा है। ऐसे ही रोटी को आटे ने धारण कर रखा है। तो इस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो धारण करने वाला जो पदार्थ है, किसी कार्य को धारण करने वाला जो पदार्थ है, उसका नाम है समवायी कारण। समवायी कारण। वो समवायी कारण कहलाता है। कारण, समवायी कारण, कार्य नहीं। कार्य तो वो है वस्त्र, और वस्त्र को धारण करने वाला है तंतु, धागा, वो है समवायी कारण। ठीक हो गया? ये तो सरल है, स्पष्ट हो गया। अच्छा, दूसरा है असमवायी कारण। ये थोड़ा कठिन है। इसकी पारिभाषिक शब्दावली में असमवायी कारण को समझना थोड़ा कठिन है। तो आचार्य उदयवीर शास्त्री जी ने जो परिभाषा लिखी है वो मैं आपको सुनाता हूँ, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। वो कहते हैं, कार्य अथवा कारण के साथ एक अर्थ, मतलब एक द्रव्य, एक पदार्थ में रहता हुआ जो पदार्थ उस कार्य का कारण होता है, वह उस कार्य का असमवायी कारण कहा जाता है। फिर से सुनिए, कार्य अथवा कारण के साथ जो असमवायी कारण होगा वो कार्य सहित रहेगा अथवा कारण सहित रहेगा। ठीक है? एक ही पदार्थ में रहेगा, कार्य भी उसी में और असमवायी कारण भी उसी में। ये दोनों एक ही वस्तु में रहेंगे। अथवा असमवायी कारण और कोई एक दूसरा कारण समवायी कारण, ये दोनों एक ही वस्तु में रहेंगे। और एक ही वस्तु में रहते हुए वो जो कारण होगा असमवायी कारण, किसी दूसरे कार्य पदार्थ को उत्पन्न करेगा। जब वो उत्पन्न करेगा तो उसका असमवायी कारण माना जाएगा। इसके 2 भाग हैं। 2 भागों में, जैसे अभी विकल्प बताया, असमवायी कारण या तो कार्य सहित रहेगा या समवायी कारण सहित रहेगा। ऐसे 2 भेद हैं। जब वो कार्य सहित रहेगा किसी एक द्रव्य में, एक पदार्थ में, तब उसको बोलेंगे कार्य एक अर्थ प्रत्याशक्ति। बोलिए। कार्य एक अर्थ प्रत्याशक्ति। कार्य एक अर्थ, कार्य सहित एक पदार्थ में रहता हुआ, वो उसका कारण बनता है। तो प्रत्याशक्ति का अर्थ है निकटता। कार्य सहित एक वस्तु में रहकर वो कार्य के निकट है और कार्य का कारण बन रहा है। तो इस सिस्टम को, व्यवस्था को बोलेंगे कार्य एक अर्थ प्रत्याशक्ति। संधि करके कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति। और दूसरे सिस्टम में, दूसरी व्यवस्था में, जब वो असमवायी कारण किसी कारण सहित
एक अन्य पदार्थ में रहता हुआ किसी कार्य का कारण बनेगा, तब उसको बोलेंगे कारण एक अर्थ प्रत्याशक्ति। बोलिए। कारण एक अर्थ प्रत्याशक्ति। ऐसे दो विभाग है इसके। तो जैसे बताया था सत्यार्थ प्रकाश में तो केवल द्रव्यों के कारण बताएंगे, गुण कर्मों के नहीं। वहाँ प्रसंग ऐसा ही था, द्रव्यों तक सीमित था। अब यहाँ तो विषय थोड़ा सा भिन्न है। यहाँ द्रव्यों के कारण भी बताएंगे, गुणों के कारण भी बताएंगे, कर्म के कारण भी बताएंगे, तीनों के बताएंगे। इसलिए सिस्टम थोड़ा बदला है। तो जब किसी द्रव्य का हमको असमवायी कारण ढूंढना हो तो पहला सिस्टम लागू होगा, कार्य एक अर्थ प्रत्याशक्ति। इस पद्धति से हम किसी द्रव्य का असमवायी कारण ढूंढ पाएंगे। और किसी कर्म का यदि असमवायी कारण ढूंढना हो तब भी यही नियम लागू होगा। मतलब द्रव्य और कर्म इन दोनों का असमवायी कारण ढूंढने के लिए ये पहली व्यवस्था लागू होगी, कार्य एक अर्थ प्रत्याशक्ति। और जब किसी गुण का असमवायी कारण ढूंढना होगा तब वो दूसरा नियम लागू होगा, कारण एक अर्थ प्रत्याशक्ति। अब इसको समझ लेते हैं। इसको शुरू करने से पहले एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि दर्शन शास्त्र में, वैशेषिक दर्शन में खास तौर से कई शब्द चलते हैं। एक चलता है द्रव्य, एक चलता है पदार्थ। द्रव्य और पदार्थ, ये दो तरह के शब्द चलते हैं। सामान्य हिंदी बोलचाल की भाषा में इन दोनों को समानार्थक मानते हैं। द्रव्य कहो, पदार्थ कहो, वस्तु कहो, चीज़ कहो। चीज़ उर्दू का शब्द है, वो भी हिंदी में चलता है। तो ये चारों शब्दों का समान अर्थ माना जाता है, द्रव्य, पदार्थ, वस्तु या चीज़। पर यहाँ वैशेषिक दर्शन में पदार्थ का मतलब अलग है और द्रव्य का मतलब अलग है। ये इसकी पारिभाषिक शब्दावली है, इसलिए हमको थोड़ा सावधानी से बात करनी पड़ेगी। ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, पदार्थ बोल रहे हैं या द्रव्य बोल रहे हैं। तो पदार्थ वैशेषिक दर्शन में जो पदार्थ हैं वो हैं 6 षट पदार्थ का नाम, ठीक है, 6 पदार्थ। जबकि उन 6 में से एक पदार्थ है द्रव्य। उन 6 में से एक द्रव्य है, दूसरा गुण है, तीसरा कर्म है, चौथा सामान्य है, पांचवा विशेष है, छठा समवाय है। तो पदार्थ तो 6 है, जबकि उनमें से द्रव्य 1 है। तो इससे सिद्ध हो गया कि पदार्थ अलग चीज़ है, द्रव्य अलग चीज़ है। फिर दोनों में अंतर क्या है, उनकी परिभाषा भी समझ में आनी चाहिए, तभी स्पष्टता होगी कि दोनों में अंतर क्या है। तो पदार्थ उसको कहते हैं। इसमें भी कुछ लोगों का मतभेद है पदार्थ की परिभाषा में। कुछ लोग कहते हैं पदार्थ में 2 लक्षण होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं पदार्थ में 3 लक्षण होने चाहिए, तब हम उसको पदार्थ मानेंगे। खैर कोई बात नहीं, दोनों को देख लेते हैं। एक परिभाषा के अनुसार पदार्थ उसको कहेंगे जिसका पहला लक्षण है अस्तित्व। उसका अस्तित्व होना चाहिए, वो पदार्थ। जैसे पृथ्वी का अस्तित्व है, द्रव्य का अस्तित्व है, गुण का अस्तित्व है, कर्म का अस्तित्व है। तो जिसमें अस्तित्व हो वो पदार्थ, एक लक्षण ये हो गया। अच्छा, दूसरा, उसका कुछ नाम होना चाहिए। बिना नाम के फिर हम उसका व्यवहार कैसे करें? मैंने कहा भाई रसोई में एक पदार्थ रखा है, ले आओ। आपने पूछा जी क्या नाम है? मैंने कहा नाम कुछ नहीं उसका। तो फिर क्या लाएंगे? जब कुछ नाम ही नहीं है तो लाएंगे क्या? तो नाम भी तो कुछ होना चाहिए, तभी व्यवहार चलेगा। मैं कहूँगा चाकू ले आओ, प्लेट ले आओ, गिलास ले आओ, चम्मच ले आओ, कुछ तो नाम होगा ना, तभी हम उसका व्यवहार कर सकते हैं। तो पदार्थ का दूसरा लक्षण है कि उसमें कुछ नाम होना चाहिए। और तीसरा लक्षण है उसको हम जान भी सकें, हमारे ज्ञान का विषय बन सके। अगर पदार्थ हमने ऐसा कल्पना कर लिया हमारी समझ में ही नहीं आ रहा, ज्ञान का विषय ही नहीं बन रहा, मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे, तो व्यवहार कैसे करेंगे? ये सारा पठन पाठन तो व्यवहार के लिए, अंतिम उद्देश्य तो है व्यवहार। तो व्यवहार के लिए वो वस्तु हमको समझ में भी आनी चाहिए, उसका ज्ञान भी होना चाहिए, तब हम उसका व्यवहार कर सकते हैं।
तो जिन लोगों ने ये स्वीकार किया कि पदार्थ के 3 लक्षण होने चाहिए, उसका अस्तित्व हो, उसका नाम हो और वो समझ में आ जाए, तो उसको पदार्थ कहेंगे। इस परिभाषा में 6 पदार्थ हैं वैशेषिक दर्शन में: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। अब जो दूसरे परिभाषा वाले लोग हैं वो कहते हैं भाई पदार्थ होने में जो पहला लक्षण बताया अस्तित्व, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, उसके बिना भी हो सकता है। अस्तित्व ना हो, बस उसका नाम होना चाहिए और समझ में आना चाहिए, इतने 2 लक्षण हो तो भी हम पदार्थ मान लेंगे। तो हर एक का अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। तो उन लोगों ने सत्ता को तो हटा दिया और 2 चीज़ें मान ली पदार्थ के लक्षण में, एक तो नाम होना चाहिए, एक समझ में आ जाए। इस परिभाषा से फिर 7 पदार्थ हो जाते हैं वैशेषिक में। एक पदार्थ और बढ़ जाएगा, वो है अभाव। अभाव का नाम भी है और अभाव समझ में भी आता है। यहाँ घोड़े का अभाव है, यहाँ हाथी का अभाव है, यहाँ हाथी नहीं है, तो समझ में भी आ रहा है, उसका नाम भी है अभाव। तो इतना यदि परिभाषा माने तो 7 पदार्थ हो जाएंगे। तो कुछ वैशेषिक आचार्यों ने इस शास्त्र को सप्त पदार्थी ऐसा भी कहा, वो इन्होंने कह दिया। कणाद मुनि जी ने 6 पदार्थ माने। तो इससे अर्थापत्ति निकली कि वो सत्य को भी जरूर मानते हैं, अस्तित्व को भी मानते हैं, तब पदार्थ की परिभाषा स्वीकार है। चलो ठीक है, पदार्थ का समझ में आ गया। ऐसे लक्षण वाले को पदार्थ कहते हैं। अब ये पदार्थ के लक्षण इन 6 चीज़ों में है, द्रव्य में भी हैं, गुण में भी, कर्म में भी, सामान्य, विशेष और समवाय, सब में है। इसलिए इन 6 को पदार्थ नाम से स्वीकार किया। जबकि द्रव्य इनमें से एक है। तो द्रव्य का परिभाषा ये है कि वो गुण को धारण करता है, कर्म को धारण करता है, अथवा कभी द्रव्य को भी धारण करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को धारण करता है। तो द्रव्य तो वो हो गया जो द्रव्य को धारण करे, गुण को धारण करे, कर्म को धारण करे, वो द्रव्य। जबकि पदार्थ के लिए ये शर्त अनिवार्य नहीं है। पदार्थों में गुण भी है, गुण तो दूसरे गुण को धारण नहीं करता, गुण द्रव्य को भी धारण नहीं करता, जबकि पदार्थ तो है। तो इस प्रकार से पदार्थ और द्रव्य में अंतर हो गया। तो अब हम बीच में एक प्रासंगिक बात थी जो मैंने पदार्थ और द्रव्य का अंतर बतलाया। अब लौट के वापस आते हैं असमवायी कारण, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं कि वो एक अर्थ में रहेगा, इसलिए अर्थ शब्द से मुझे यह सब बताना पड़ा। अर्थ का मतलब क्या? मतलब पदार्थ। तो जब किसी कार्य का असमवायी कारण हम ढूंढेंगे किसी द्रव्य का, तो वो कार्य सहित एक अर्थ में रहेगा। तो जैसे कल उदाहरण दिया था, वस्त्र का ले लेते हैं। वस्त्र कार्य द्रव्य है। कारण ढूंढने में सबसे पहला आरंभ यहाँ से करना है, कार्य क्या है। पहले कार्य का विचार करें, फिर उसके कारण ढूंढे जाएंगे। तो कार्य है वस्त्र, कपड़ा। अब इसके कारण ढूंढेंगे। तो कपड़े का समवायीकरण, जिसमें कपड़ा आश्रित है, जिसमें कपड़ा टिका हुआ है, जिसने कपड़े को धारण किया है, वो कौन है? धागा। वो धागा, तंतु। तो जो धारण करने वाला है वो होगा समवायीकरण। तो समवायीकरण पता चल गया, वस्त्र का समवायीकरण धागा, तंतु। अब असमवायी ढूंढना है। तो असमवायी के लिए कह रहे हैं जो कार्य सहित एक पदार्थ में रहता हो और उस कार्य का कारण भी बने। तो कार्य था हमारा वस्त्र, और वस्त्र का जो कारण बन रहा है वो बन रहा है तंतुओं का संयोग। तंतुओं में 1000 तंतुओं में संयोग हुआ तब वस्त्र बना। तो ये संयोग वस्त्र का कारण बन रहा है, एक शर्त पूरी हो गई। फिर ये कहाँ रह रहा है? संयोग किस में हुआ? धागों में। तो धागे में संयोग हो रहा है। अच्छा, जो कार्य है वस्त्र, वो कहाँ रहता है? वो भी धागों में। तो एक अर्थ हो गया धागा। जो धागे हैं 1000 धागे, एक पदार्थ से तात्पर्य हो गया धागे। कार्य भी यानी वस्त्र भी एक पदार्थ धागों में रह रहा है, और धागों का जो संयोग है वो भी धागों में रह रहा है, और उस वस्त्र का कारण भी बन रहा है। तो जो पदार्थ मतलब जो तत्व
यहाँ जो तत्व से तात्पर्य है संयोग, ठीक है। जी। धागों का संयोग, कार्य सहित, कार्य मतलब वस्त्र, वस्त्र सहित एक अर्थ में, यानी धागों में रह रहा है। संयोग भी धागों में रह रहा है और कार्य वस्त्र भी धागों में रह रहा है। इस स्थिति में वो संयोग वस्त्र का कारण बन रहा है। संयोग ना हो तो वस्त्र बनेगा नहीं, धागों में संयोग जब तक नहीं होगा तब तक वस्त्र बनेगा नहीं। तो इस प्रकार से जो धागों का संयोग है वो वस्त्र का असमवायी कारण हुआ। अब बोलिए, समझ में आया? जी। ये द्रव्य के असमवायी कारण को ढूंढा हमने। कौन सा द्रव्य था यहाँ? धागा। नहीं, कौन सा कार्य द्रव्य, कौन सा कार्य द्रव्य तो वस्त्र है। वस्त्र था। वो कार्य का ही कारण ढूंढना है ना। जी। तो कार्य द्रव्य था वस्त्र। उस वस्त्र रूपी कार्य द्रव्य के कारण हमने ढूंढने, उनमें से हमने यहाँ पहले समवायी कारण ढूंढा। वो क्या था? धागा। धागा। दूसरा क्या था? असमवायी। वो क्या बना? संयोग। धागों का संयोग। वो किस में रहता है? धागों में। धागों में। और वस्त्र किस में रहता है? धागों में। धागों में। तो एक अर्थ हो गया धागा, उसमें रहते हैं दोनों चीजें। और ये धागों का संयोग वस्त्र सहित धागों में रहता हुआ, एक पदार्थ धागों में रहता हुआ वस्त्र का कारण बनता है। इसलिए इसको असमवायी कारण कहेंगे। समवायी के बाद दूसरा कारण असमवायी। ठीक है जी। अब बाकी जितने बच गए वो सब निमित्त कारण। जुलाहा है, मशीन है, धागा कपड़ा बुनने की मशीन है, करगा आदि, बाकी जितने भी कारण बच गए, लाइट भी है, समय भी है, दिशाएं भी है, और जितने भी सारे साधन उपयोग में आएंगे वस्त्र बनाने में, वे सब के सब निमित्त कारण कहलाएंगे। तो कार्य वस्त्र के इस तरह से तीन हमने कारण ढूंढ लिए। बोलिए। तो ये समवायी असमवायी एक ही होते हैं हमेशा या अनेक भी हो सकते हैं? समवायी तो अनेक हो सकते हैं, असमवायी तो लगभग एक ही होगा। समवायी कारण जैसे बहुत सारे धागे, 1000 धागे, वस्त्र एक है, एक वस्त्र का समवायी कारण अनेक धागे, वो सारे जो जो उसको धारण कर रहे हैं वो सारे समवायी कारण। अच्छा, असमवायी कारण संख्या में तो एक ही होगा, जैसे यहाँ संयोग है, और वो क्योंकि 1000 धागों में संयोग है तो एक धागे का और दूसरे धागे का ये संयोग हो गया, फिर तीसरा धागा दूसरे के साथ जुड़ा वो संयोग हो गया। तो जाति में तो एक ही रहा, संयोग जाति में तो वो एक ही रहा। इस तरह से संयोग को असमवायी कारण मानना चाहिए। संख्या में जाति में उसको एक ही गिन लेंगे ऐसा। और बाकी बचे कुछ सारे निमित्त कारण, वो तो कितने भी हो सकते हैं, 2 4 5 7 10 कितने भी हो सकते हैं। तो ये हो गई कार्य एक अर्थ प्रत्याशक्ति, जो पहला सिस्टम था, कार्य एक अर्थ प्रत्याशक्ति। जब असमवायी कारण अपने कार्य सहित एक पदार्थ में रहता हुआ किसी कार्य का कारण बने, तो ये कार्य एक अर्थ प्रत्याशक्ति हुई। अब इस पद्धति से हमने कार्य द्रव्य के कारण को ढूंढा, और यही नियम किसी कर्म के असमवायी कारण को ढूंढने में भी लागू होगा। अब उसका उदाहरण लेते हैं, कर्म वाला, तो एक सिस्टम पूरा निपट जाए, बाद में दूसरा शुरू करें। अब जैसे एक व्यक्ति ने पत्थर उठाया और फेंका, हाथ में पत्थर लेके फेंका, तो पत्थर में कर्म हुआ, गति हुई ना, पत्थर में गति हुई। इस गति का, कर्म का हमको 3 कारण ढूंढने, उसमें असमवायी भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो पत्थर को फेंका, गति किस में हुई? पत्थर में। तो कर्म का समवायी कारण कौन हुआ? पत्थर। ये हमेशा याद कर लीजिए, गति जिसमें होगी वो उस गति का समवायी कारण। गति या कर्म एक ही बात है। तो कर्म जिसमें होगा उस कर्म का समवायी कारण वही वस्तु होगी जिसमें कर्म टिका हुआ है। तो कर्म किसमें हुआ? पत्थर में। तो इस कर्म का समवायी कारण कौन हुआ? पत्थर। अब इसका असमवायी कारण ढूंढेंगे, तो असमवायी कारण में वही नियम लगेगा, कार्य एक अर्थ प्रत्याशक्ति। इस दृष्टांत में कर्म क्या है? गति। हाँ, ये कार्य है या कारण? कार्य। कार्य।
तो इसी के कारण ढूंढ रहे हैं, पत्थर वाले कर्म के कारण ढूंढ रहे हैं। तो पत्थर का कर्म किस में रह रहा है? पत्थर में ही रह रहा है। पत्थर में रह रहा है ना, तो कर्म रह रहा है पत्थर में। तो जिसमें कार्य रह रहा है, कारण भी उसी में रहना चाहिए, एक अर्थ। तो यहाँ एक अर्थ कौन होगा? पत्थर। पत्थर। अब पत्थर में रहने वाला एक और कारण ढूंढो जो इसका कर्म को उत्पादक हो, तब वो उसका असमवाय कारण बन जाएगा। पत्थर नहीं रहना चाहिए, एक अर्थ प्रत्याशक्ति, एक वस्तु में रहना। कोई गुण होगा। हाँ, कोई गुण होगा। गति कर्म असमवाय कारण गुण ही होगा। कर्म का कर्म तो कारण होता ही नहीं, और द्रव्य असमवाय कारण होता नहीं। अब गुण सोचो कौन सा है जो पत्थर में कर्म पैदा कर रहा है? ऐसा कौन सा गुण है जो पत्थर में कर्म को उत्पन्न कर रहा है? गति गति तो कर्म ही है ना, उसका उत्पादक कोई दूसरा कारण। कौन सी ऊर्जा? किसकी ऊर्जा? तुक्का नहीं चलेगा। फेंकने वाला, सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा, उसको सिद्ध करना पड़ेगा। फेंकने वाला निमित्त कारण, है? जिसने फेंका उसको हाँ, गति दी, तो गति दी तो जिसने फेंका ना, गति देने वाला कारण नहीं बन सकता, वो तो निमित्त कारण बनेगा। निमित्त कारण। नहीं, अभी तो असमवाय कारण की बात चल रही है। तो असमवाय कारण होगा उस व्यक्ति का जो हाथ है, हाथ और पत्थर का संयोग। अच्छा, अगर पत्थर को हाथ में नहीं पकड़ेगा तो पत्थर में गति कैसे आएगी? जैसा धागे का संयोग है वैसा हाथ और हाँ, ऐसे हाथ पत्थर और पत्थर का जो संयोग है, वो संयोग किस में रहता है? पत्थर में। बराबर। और कर्म भी पत्थर में रहता है, तो दोनों चीजें एक अर्थ में रह रही। एक अर्थ है पत्थर, और जो कार्य है वो है कर्म। वो कर्म भी पत्थर में रह रहा है और हाथ का संयोग भी पत्थर में है। तो एक अर्थ में रहता हुआ हाथ का संयोग, पत्थर के साथ हाथ का संयोग, एक अर्थ पत्थर में रहता हुआ पत्थर वाले कर्म के कर्म का कारण बनता है। इसलिए वो कर्म का असमवाय कारण हुआ। क्योंकि वो कार्य में नहीं रह रहे, क्योंकि कार्य में नहीं रह छोड़ा हाथ। हाँ, वो तो पत्थर में ही था, संयोग तो पत्थर में ही था। यदि पत्थर के साथ हाथ का संयोग ना हो तो पत्थर चलेगा नहीं, इसमें गति आएगी नहीं। ठीक हो गया? तो ये कर्म का असमवाय कारण हमने ढूंढ लिया। तो द्रव्य का और कर्म का दोनों का असमवाय कारण ढूंढने में ये पद्धति लागू होती है, कार्य एक अर्थ प्रत्याशक्ति। ठीक हो गया? पर इसमें वस्त्रों में वो संयोग बना रह रहा था लगातार, ऐसा रखा है। वो द्रव्य था ना। जी। हाँ, तो द्रव्य में जो संयोग हुआ तंतुओं में, वो तो परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। कहीं पर संयोग टिका रहे और कहीं संयोग हट जाए। संयोग कारण बना या नहीं बना, प्रश्न इतना है। वो सदा ही रहेगा, फिर किस किस का संयोग रहेगा वो एक अलग प्रश्न है। कारण बना या नहीं बना, कारण बना और उसने अपना कार्य शुरू कर दिया और कार्य को उत्पन्न करके फिर वो खत्म हो जाए, कोई चिंता नहीं। कर्म भी ऐसा ही है, कर्म भी क्षणिक है, वो टिकता ही नहीं। वो अपने कार्य को पैदा करके मर जाएगा। कर्म भी नहीं टिकने वाला, कहीं संयोग भी नहीं टिकने वाला, कहीं टिक जाएगा कहीं नहीं टिकेगा। वो तो परिस्थिति की बात है। पर यहाँ देखना यह है कि जो उत्पादक है वो कारण है। हाथ और पत्थर का संयोग, ये पत्थर के कर्म का उत्पादक है। यदि ये ना हो तो पत्थर में कर्म नहीं हो सकता। तो जिसके बिना जो नहीं हो सकता वही उसका कारण है। कारण बताया था ना, जिसके बिना नहीं हो सकता वो कारण है, जिसके बिना हो जाए वो कारण नहीं। अगर धागे से भी रोटी बनती है, आटे से भी रोटी बनती है रोटी से आटे से भी रोटी बनती है और आटे के बिना भी बनती है, तो फिर आटा कारण नहीं माना जाएगा। आटे से ही बनती है, बिना आटे के नहीं बनती। तो हाथ और पत्थर के संयोग होने पर ही पत्थर में कर्म होगा। हाथ और पत्थर का संयोग ना हो तो कर्म नहीं होगा, इसलिए वो संयोग कारण माना जाएगा। ठीक है? तो ये एक काम पूरा हो गया। कार्य एक अर्थ प्रत्याशक्ति, इस एक व्यवस्था से हमने दो चीजों का असमवाय कारण ढूंढा। एक तो कार्य द्रव्य का असमवाय कारण और एक कर्म का असमवाय कारण। अब बच गया गुण का असमवाय कारण ढूंढने का काम। इसमें दूसरी पद्धति लागू होगी, कारण एक अर्थ प्रत्याशक्ति। ये उससे थोड़ा सा कठिन है। ये तो ठीक है, समझ में आ गया अब वो इससे और थोड़ा कठिन है। द्रव्य वाले उदाहरण में तंतुओं का संयोग हुआ,
और वस्त्र बन गया। वस्त्र द्रव्य है। वस्त्र का समवायी कारण कौन था? समवायी तो धागा, धागा। असमवायी कारण वस्त्र का संयोग। धागों का संयोग और बाकी सब निमित्त कारण। ठीक है, करघा, मशीन आदि, जुलाहा, वो सब हो गया। तो जब हमने असमवायी कारण ढूंढा था वस्त्र द्रव्य का, तो हमें 3 चीजें मिली थी। एक तो कार्य हो गया वस्त्र, और दूसरी वस्तु उसका समवायी कारण धागा, और तीसरी वस्तु मिली धागों का संयोग। तो ये 3 चीजों को हमने ध्यान में रखा। कार्य एक पदार्थ में रहता है और वो असमवायी कारण भी एक पदार्थ में रहता है। तो यहाँ उदाहरण में 3 चीजें थी। द्रव्य था कार्य, और धागा समवायी कारण, और धागों का संयोग असमवायी कारण। 3 चीजें थी। अब यहाँ 4 चीजें होंगी, बस ये फर्क है। पिछले में 3 थी, इसमें 4 चीजें होंगी जब कारण एक अर्थ प्रत्याशक्ति लागू होगी। तो सिस्टम वही है, पहले कार्य को ढूंढो, कार्य क्या है। तो इसका उदाहरण है, कार्य है वस्त्र का रूप गुण, क्योंकि हम गुण का कारण ढूंढ रहे हैं। तो कार्य होगा यहाँ पर गुण। द्रव्य और कर्म कार्य के रूप में पहले हम उदाहरण दे चुके। अब गुण का उदाहरण लेना है हमको। वस्त्र के अंदर जो रूप आया वो है यहाँ कार्य। इस वस्त्र रूप के गुण के हमको कारण ढूंढने हैं। अब सोच के बोलिएगा, वस्त्र का जो रूप है, रूप गुण, उसका समवायी कारण कौन है? वही धागा है? धागा ही होगा। क्यों? धागा क्यों होगा? धागे का संयोग। संयोग भी नहीं। समवायी कारण किसको कहते हैं? जो उसको धारण करता है। हाँ, तो वस्त्र के रूप को कौन धारण करता है? अच्छा, वस्त्र ही बोला। वस्त्र ही स्वयं होगा। कलर तो वो तो गुण हुआ ना, रूप। कलर तो गुण है, रूप। उस कलर को कौन धारण करता है? वस्त्र के। धागा क्यों करेगा? वस्त्र का रूप वस्त्र धारण करेगा, धागे का रूप को धागा धारण करेगा। हाँ, ये पकड़ ली थी बात। वस्त्र के रूप को वस्त्र धारण करेगा, धागे के रूप को धागा धारण करेगा। दोनों अलग अलग चीजें। धागा अलग द्रव्य है, वस्त्र अलग द्रव्य है, दो अलग अलग द्रव्य है। ठीक है ना? तो धागे का जो रूप गुण है उसको धागा धारण करेगा, वस्त्र का जो रूप है उसको वस्त्र धारण करेगा। इतनी बात पकड़ में आई? तब आगे चलिए। हमारे यहाँ इस उदाहरण में कार्य कौन है? कार्य तो वस्त्र का रूप गुण। इसको पकड़ के चलिए, दिमाग में मजबूत रखिए। जिसके हम कारण ढूंढ रहे हैं वो है कार्य। वस्त्र का जो रूप है वो है कार्य। अब इसके हमको कारण ढूंढने हैं। तो वस्त्र के रूप का जो समवायी कारण है पहले वो ढूंढेंगे। वो कौन है? वस्त्र। ठीक हो गया? वस्त्र का रूप वस्त्र में रहता है, इसलिए वस्त्र उसका समवायी कारण। अब असमवायी कारण ढूंढेंगे। तो परिभाषा ये थी कि जो असमवायी कारण है वो एक और कारण सहित किसी और कारण एक और द्रव्य में रहेगा। इसलिए अब 4 चीजें हो जाएंगी। पहले 3 थी, अब 4 हो जाएंगी। एक तो हो गया वस्त्र का रूप, दूसरा हो गया वस्त्र। अब तीसरा और ढूंढना है, एक पदार्थ जिसमें ये दोनों रहते हो। अब वस्त्र किस में रहता है? धागे में रहता है। समवायी कारण जिसमें रहता है, बराबर, उसी के अंदर ये असमवायी कारण भी रहना चाहिए। दोनों चीजें एक पदार्थ में रहनी चाहिए, और इस वस्त्र रूप का कारण बनना चाहिए। वो क्या है जो इस वस्त्र रूप का कारण बनेगा? नहीं, धागे का रूप। हाँ, धागे का रूप बनेगा। धागा तो वस्त्र का कारण बनेगा, और हम ढूंढ रहे हैं रूप का कारण। वस्त्र के रूप का कारण है धागे का रूप। वस्त्र है लाल रंग का, तो धागा कौन सा होगा? लाल रंग का होगा। धागे का लाल रूप वस्त्र के लाल रूप का कारण बनेगा। धागा वस्त्र का कारण बनेगा, धागे का रूप गुण वस्त्र के रूप गुण का कारण बनेगा। तो अब 2 बातें सीधी सीधी होगी। द्रव्य से द्रव्य पैदा हुआ, गुण से गुण। धागे से वस्त्र बना, और धागे के रूप से वस्त्र का रूप बना। सीधी सीधी बात है।
द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न होता है, गुण से गुण उत्पन्न होता है। अब देखिए इस सिस्टम में क्या बताया, जो असमवायी कारण है वो जिस पदार्थ में रहेगा किसी कार्य का, उसका समवायी कारण भी उसी एक में रहेगा। तो एक अर्थ प्रत्याशक्ति, वो एक अर्थ है यहाँ पर धागा, ठीक है। अब धागे में समवायी कारण वस्त्र भी रह रहा है और धागे में ही धागे का रूप रह रहा है, दोनों एक ही पदार्थ में रह रहे हैं और धागे का रूप धागे में रहते हुए उस वस्त्र के रूप का कारण बन रहा है। इसलिए ये वस्त्र रूप का असमवायी कारण बना। अब यहाँ चार चीज हो गई, एक तो वस्त्र का रूप, एक कार्य, जो कार्य है जिसकी हम खोज कर रहे हैं कारणों की, वो कार्य है वस्त्र का रूप, और दूसरी बात है वस्त्र जो इसका समवायी कारण है। अब तीसरी चीज है धागा और चौथी चीज है धागे का रूप। यहाँ चार चीज हो गई। दोन तासांनी फोन करतो कक्षा सुरू आहे. हाँ जी बोलो, पकड़ में आया जी. थोड़ी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार मेहनत कर लेंगे ना आगे फिर पूरा दर्शन आसान हो जाएगा। समझ लो ये तीन कारण व्यवस्था समझ में आ गई तो समझ लो 25-30% काम पूरा हो गया दर्शन का, फिर आगे सरल हो जाएगा। इसमें जो समवायी की व्याख्या बताई ना शुरू में, वो समझ में नहीं थोड़ी। किसी द्रव्य को जो धारण करे वो उसका समवायी कारण, सॉरी असमवायी जो असमवायी, हाँ दूसरे वाले में ना कारण एक अर्थ। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं तंतु का रूप असमवायी कारण है। नहीं, जो आपने पढ़ी ना हिंदी, वो हिंदी पढ़ी, हाँ। हिंदी में ये पढ़ा था, जो कार्य अथवा कारण के साथ एक अर्थ में रहता हुआ, एक पदार्थ में रहता हुआ, जो रहता हुआ उस कार्य का कारण बनता है, उस कार्य का जो कारण बनता है वो असमवायी कारण कहलाता है। मतलब दो सिस्टम हुए ना, या तो कार्य के साथ एक पदार्थ में रहे वो असमवायी कारण, या समवायी कारण के साथ वो एक पदार्थ में रहे। तो यहाँ जो तंतु का रूप है ये असमवायी कारण है, और ये किसके साथ एक पदार्थ में रहेगा, कार्य के समवायी कारण सहित। तो कार्य है वस्त्र का रूप, इस वस्त्र रूप का समवायी कारण है वस्त्र, और इस वस्त्र सहित वो असमवायी कारण एक पदार्थ में रहेगा। अब वस्त्र रहता है धागों में और तंतु का रूप भी धागों में, तो एक पदार्थ हो गया धागा, एक पदार्थ धागा हो गया। धागे में रहता हुआ धागे का रूप वस्त्र का, वस्त्र के रूप का, धागे का रूप वस्त्र के रूप का कारण बन रहा है, इसलिए उसका असमवायी कारण कहा जाएगा। और जो वस्त्र का रूप है उसका समवायी कारण वस्त्र है, वो वस्त्र भी इसी एक पदार्थ में रह रहा है धागों में। इस तरह से ये जब कभी किसी गुण का हमको असमवायी कारण ढूंढना होगा तो ये पद्धति लागू होगी। कारण एक अर्थ प्रत्याशक्ति, तो इसमें चार चीजें हो गई, उसमें तीन चीजें थी। ऐसे थोड़ा थोड़ा सिस्टम भेद रखेंगे तो पकड़ने में आसान होगा। कि कार्य का ढूंढना हो तो तीन में काम चल जाएगा, द्रव्य का ढूंढना हो और कर्म का ढूंढना हो तो तीन में काम चल जाएगा। यदि गुण का ढूंढना हो तो चार चीजें देखनी पड़ेंगी, तो आसान हो जाएगा। ठीक हो गया। मुझे डर इस बात का इस व्याख्या में कहीं ये अनेकांत ना हो जाए, क्योंकि कैसे समवायी में लग जाएगी। नहीं तो जैसे उदाहरण बताइए कोई। क्योंकि इसमें लिखा कि कारण, कार्य व कारण में रहते हुए ना, कार्य व कारण के साथ रहते हुए, अच्छा, एक अर्थ में रहते हुए, जिस एक पदार्थ में ये असमवायी कारण रहेगा उस एक पदार्थ में या तो कार्य रहेगा या उस कार्य का समवायी कारण रहेगा, दो में से कोई एक रहेगा। तब एक पदार्थ में ये रहेगा उस कार्य के साथ या समवायी कारण के साथ, और उस कार्य का उत्पादक कारण भी बनेगा। जब उत्पादक बनेगा तो इसको असमवायी कारण कह देंगे। इसलिए कोई इसमें दोष अभी तो नहीं दिख रहा, हमने जितना
खूब विचार किया इस पर, कोई ऐसा दोष दिखाई नहीं दिया, ये परिभाषा ठीक है। इसको और थोड़ा पढ़ता हूँ। हाँ, इसको पढ़ना पड़ेगा, बार बार दोहराना पड़ेगा। केमिस्ट्री फिजिक्स को एक दिन में थोड़ी आती समझ में, चार वस्तु तक आ गया। हाँ, खूब मेहनत करनी पड़ती है, बार बार दोहराना, उसको याद करना, समझना, रटना, फिर नए नए एग्जाम्पल्स बना के देखना, फिर धीरे धीरे वो बात समझ में आती है। तो चलिए हम समझने के लिए एक दो अभ्यास करते हैं, एग्जाम्पल्स। तो जैसे मकान है, भवन, मकान, ये है कार्य द्रव्य, इसके 3 कारण ढूंढिए, बताइए। पहला समवायी कारण। समवाय तो ईंट पत्थर सीमेंट आदि। ईंट पत्थर सीमेंट आदि मकान का समवायी कारण। अब इसका असमवायी कारण बताएं। इन सब में जो होने वाला संयोग, वो तो एक रट्टा मारी द्रव्य का संयोग कारण, वो सब जगह आसान हो गया, एक ही बार में समझ लिया। अवयवों का संयोग सब जगह पर उस कार्य द्रव्य का असमवायी कारण होगा। चलो ये तो आसान हो गया। और निमित्त बाकी सब, अब बाकी सारे बनाने वाले, हाँ, मिस्त्री, मजदूर आदि, वो सब के सब निमित्त कारण, और औजार, इंस्ट्रूमेंट्स आदि। चलो ये ठीक है। अच्छा, और देखिए रेलगाड़ी है, ये कार्य द्रव्य है, इसका समवायी कारण लोहा। हाँ, जिस लोहे से वो रेलगाड़ी बनाएगी वो उसका समवायी कारण। और असमवायी कारण वही संयोग। हाँ, संयोग, पुर्जों का संयोग। जी। जो रेलगाड़ी के पुर्जे हैं, पहिया है, एक्सल है, ब्रेक है, जो भी है, सारे पुर्जे, ये पुर्जे तो हो गए समवायी कारण, और इन पुर्जों का जो संयोग है वो असमवायी कारण। बाकी फैक्ट्री, कारखाना, मजदूर, मिस्त्री आदि, वो सारे इंजीनियर्स, वो सब निमित्त कारण। दिशा, काल, आकाश आदि, ये सब निमित्त कारण। चलो द्रव्य का तो हो गया, ये थोड़ा आसान हो गया। अब कर्म का ढूंढते हैं, ये उससे थोड़ा कठिन पड़ेगा। सिस्टम यही लागू होगा पर थोड़ा कठिन पड़ेगा, कोई बात नहीं, अभ्यास करेंगे तो आएगा ना समझ में। एक रेलगाड़ी खड़ी है स्टेशन पर, दूसरी रेल ने उसको टक्कर मारी और अगली रेल चल पड़ी, उसमें कर्म उत्पन्न हो गया। अब इसके कारण बताएं, समवायी कारण कौन? समवाय उसका जो संयोग था, समवाय हो। क्यों समवायी कारण? समवायी कारण वो रेलगाड़ी जो चल पड़ी, हाँ, उसमें गति होती है। वो समवायी कारण होगा। कौन कौन? जिसको टक्कर मारी आके, हाँ, जो चल पड़ी, अगली रेल, अगली रेल, जो अगली रेल चली वो रेल समवाय, वो द्रव्य है ना, जी। समवायी कारण द्रव्य होगा। और वो जो चली, गति किस में हुई? अगली रेल में। तो जिसमें गति होगी वही समवायी कारण। जी। तो अगली रेल जो चल पड़ी उसके कर्म का समवायी कारण हो गई अगली रेल। अब असमवायी कारण बताएं। जो 2 रेलों में जो संयोग हुआ, वो उसका असमवायी कारण। ठीक है, चलो ये भी जल्दी पकड़ में आ गया। टक्कर हो गई। 2 रेलों में जो संयोग हुआ, टक्कर लगी, वो कारण बन गया अगली रेल को चलाने में, गति देने में। वो टक्कर से वो चल पड़ी। अब इसको इस सिस्टम में फिट करें कि ये असमवायी कारण कैसे हुआ। ये कार्य का अर्थ में जाता है या कारण का अर्थ में, ये और चेक कर लें तो आपको जरा अभ्यास हो जाएगा। जी। तो हमने असमवायी कारण किसको माना? कर्म, संयोग। कर्म का असमवायी कारण संयोग को। किस चीज का संयोग? 2 ट्रेनों का 2 रेलगाड़ियों का संयोग। ठीक है, अब ये जो संयोग है कारण, इसको हम असमवायी कारण मान लेते हैं। जी। तो अब देखिए ये संयोग किस में हुआ? 2 रेलगाड़ियों। जी। और नियम क्या था? कार्य एक अर्थ प्रत्याशक्ति। कार्य किस में है? अगली गाड़ी। अगली गाड़ी। अगली गाड़ी में। जी। और ये जो संयोग कारण बन रहा है ये किस में है? उसी में। ये दोनों में। तो 2 में है तो उसमें भी है, जी। इसमें भी है, उसमें भी। तो एक अर्थ कौन हुआ? आगे वाली गाड़ी, अगली गाड़ी, वो एक अर्थ है। उसी में कार्य रह रहा है उसी में कारण बना। और उसी में ये संयोग हो रहा है जो उसकी गति का कारण बन रहा है। कारण बना। तो एक अर्थ हो गया अगली रेल, उसमें जो गति हुई वो है कर्म, वो है कार्य। और ये टक्कर जो लगी संयोग, ये उस अगली रेल में रहता हुआ उस गति का कारण बन रहा है, इसलिए इसको असमवायी कारण मानेंगे। एक में ही मानेंगे फिर। जो संयोग हुआ, हाँ, उस कार्य में संयोग तो 2 चीजों में होता है, एक में होता ही नहीं। 2 ट्रेंड्स में संयोग हुआ ना। जी। संयोग हमेशा 2 चीजों में होता है। कुछ गुण ऐसे हैं जो एक द्रव्य आश्रित होते हैं, कुछ गुण ऐसे हैं जो अनेक द्रव्य आश्रित होते हैं।
हम आगे पाठ में पढ़ेंगे, आएगी, इस चर्चा भी आएगी। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो एक द्रव्य में रह सकते हैं, पर कुछ गुण ऐसे हैं जो एक में रह ही नहीं सकते, कम से कम 2 चाहिए। 2, 3, 4, 5, 50 कितने भी हो, कम से कम 2 चाहिए, वरना वो गुण बन ही नहीं पाएगा। उन्हीं में से संयोग है। संयोग है। संयोग एक द्रव्य में नहीं होगा, दो कम से कम 2 चाहिए। 3 हो, 5 हो, ज़्यादा 50 हो, 250 हो, 1000 हो, कितने भी हो, वो हो सकते हैं। ऐसे ही विभाग है, विभाग भी 2 में होगा, 2 चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। इस तरह से बोलिए। हाँ, किंतु यहाँ क्या हो रहा है, संयोग हो के वियोग हो रहा है। वियोग होता रहे, वियोग से हमें कोई मतलब नहीं। नहीं, जैसे वस्त्रों में नहीं हुआ था। ना हो, वो पहले भी बात चली थी ना, हाँ, कारण बनना चाहिए उस कारण कार्य बनना का। चाहिए। हाँ, फिर आगे वो रहे ना रहे वो रहे अलग ना बात है। रहे, उसके बिना यदि काम हो रहा है, हाँ, फिर वो कारण नहीं माना जाएगा। कारण नहीं। यदि उसके बिना नहीं हो रहा तो कारण माना जाएगा। फिर वो अपने कार्य को उत्पन्न करके टिके या न टिके, वो तो एक अलग परिस्थिति है, पर वो कारण तो बन ही गया। उसके बिना तो कार्य हो ही नहीं रहा था। जब तक टक्कर नहीं लगे तो अगली गाड़ी चलेगी ही नहीं। और हम उसी की खोज कर रहे हैं, जो अगली गाड़ी जो चली वो कैसे चली, उसके रीजन क्या है, उसके कारण क्या है, हम वो ढूंढ रहे हैं। तो जो चली तो वो टक्कर से ही चली है, तो टक्कर के बिना वो चल नहीं सकती, इसलिए टक्कर को, संयोग को कारण मानना पड़ेगा। बाद में वो संयोग रहे ना रहे वो अलग विषय है, वो अलग बात है। तो ये कौन सी पद्धति लागू हुई यहाँ पर? कार्य एक अर्थ। कार्य एक अर्थ प्रत्याशक्ति। इस नियम से हमने कर्म का असमवाय कारण ढूंढा। अच्छा, वो पत्थर वाला फेंकने वाला, उसमें ढूंढते हैं। एक व्यक्ति ने पत्थर उठाया और फेंका, अब फेंकने से जो पत्थर में गति हुई वो है कर्म, इसको कार्य मान लेते हैं। अब इसके कारण ढूंढिए, समवायी कारण। वही पत्थर पत्थर है जिसमें गति हुई। असमवायी कारण हाथ और पत्थर का संयोग। हाथ और पत्थर का संयोग। तो एक अर्थ कौन है यहाँ? पत्थर। एक अर्थ पत्थर है जिसमें कार्य रहेगा। कार्य हुआ था कर्म, कर्म किस में रह रहा है? पत्थर में। और जो हाथ और पत्थर का संयोग है वो संयोग भी पत्थर में हुआ। तो ये संयोग कार्य सहित एक अर्थ में रह रहा है, पत्थर में। कार्य सहित एक अर्थ पत्थर में रह रहा है, इसलिए उसका असमवाय कारण बन गया। पत्थर की गति का ये असमवाय कारण बन गया, हाथ और पत्थर का संयोग। ठीक है, अब चलिए और ढूंढते हैं। ये तो कार्य एक अर्थ प्रत्याशक्ति हो गई, जिससे हमने द्रव्यों का और कर्मों का असमवाय कारण ढूंढा। अब गुण का ढूंढते हैं। अगला उदाहरण। अब कौन सी पद्धति लागू होगी? कारण एक अर्थ प्रत्याशक्ति। हाँ, अब कारण एक अर्थ प्रत्याशक्ति लागू होगी और हम किसी गुण का असमवाय कारण ढूंढेंगे। चलिए, उदाहरण इसका बनेगा, जैसे पंखा है। पंखा एक द्रव्य है, इस पंखे में रूप है जी। रूप गुण। पंखे के रूप गुण को हम कार्य मान लेते हैं, इस गुण का हमको असमवाय कारण ढूंढना है। अब बताइए इसका समवाय असमवाय क्या बनेगा? पंखे के रूप गुण का समवाय तो पंखा होगा, पंखा हो गया, कार्य पदार्थ। ठीक है। फिर उसका असमवाय होगा उसके पुर्जों का संयोग। नहीं, फिर उस पंखे का कारण देखना है, जो होगा लोहा या जिससे बना है वो। ठीक है। और जो लोहे का रूप गुण है वो साक्षात पंखे के रूप गुण का असमवाय कारण बनेगा। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो समवाय कार्य क्या हुआ? पंखे का रूप गुण। पंखे का रूप गुण ये कार्य है, इसका समवाय कारण पंखा है। अब पंखे के रूप गुण का, कार्य का असमवाय कारण कौन है? लोहे का रूप गुण। लोहे का रूप गुण, जिससे वो पंखे में रूप आया। अच्छा, ये एक अर्थ कौन है जिसमें ये दोनों रह रहे हैं? जो कारण, जो लोहा, जो लोहा है जी, वो है एक अर्थ। उसमें रूप भी रह रहा है उसका, और जो किसका रूप? स्वयं लोहे का रूप, लोहे का रूप उसमें रह रहा है। पंखा जो है हाँ, वो भी रह रहा है उसमें। हाँ, पंखा जो कि कारण, कार्य का समवायी कारण था। बराबर। पंखे के रूप का समवायी कारण था पंखा। वो पंखा भी उसमें रह रहा है, लोहे में, और लोहे का रूप भी लोहे में रह रहा है।
तो लोहा एक पदार्थ हो गया, एक अर्थ। तो लोहे का रूप एक अर्थ में लोहे में रहता हुआ, किस सहित? पंखे सहित। पंखे सहित। पंखा जो कि समवायी कारण था, उसके सहित एक पदार्थ लोहे में रहता हुआ पंखे के रूप गुण का कारण बन रहा। अब आपको पकड़ में आ गई बात। ये है असमवायी कारण। गुण का असमवायी कारण ऐसे ढूंढेंगे। अच्छा, अब पंखे में स्पर्श गुण भी है जी। अब इसको कार्य मान लेते हैं। पंखे का जो स्पर्श गुण है वो कार्य है। इसके कारण ढूंढिए, समवायी और असमवायी। फिर से पंखा ही होगा जो पंखा उसको होगा, धारण कर रहा है। ठीक है। पंखे का स्पर्श पंखे में रहता है जी। तो जिसमें गुण रहता है वो उसका समवायी कारण, समवायी। तो पंखा हो गया समवायी कारण। किसका? स्पर्श गुण का। हाँ, किसके स्पर्श का? पंखे के ही। पंखे के स्पर्श गुण का समवायी कारण पंखा। हो रहा है। अब इसका असमवायी बताइए। जी। तो जो लोहे का जो स्पर्श गुण है वो सीधा पंखे के स्पर्श गुण का असमवायी कारण बनेगा। बस ठीक है, अब आ गया समझ में आपको, अब पकड़ में आ गया। पंखे के स्पर्श का कारण लोहे का स्पर्श, वो उसका असमवायी, और पंखा समवायी। और ये दोनों एक अर्थ में रहते हैं। जी। किसमें? लोहे में। लोहे में। लोहा एक अर्थ है, पंखा भी लोहे में रहता है और लोहे का स्पर्श भी लोहे में रहता है। बस ऐसे समझते जाएंगे। रूप रूप को उत्पन्न करेगा, स्पर्श स्पर्श को करेगा, गंध गंध को पैदा करेगी, गुण गुण को पैदा करता है, द्रव्य द्रव्य को पैदा करता है। एक सूत्र आएगा, द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते गुणाश्च गुणांतरम। द्रव्य दूसरे द्रव्य को पैदा करते हैं, गुण गुण को पैदा करते हैं। रूपा नाम रूपम, रूप से रूप होता है, स्पर्शा नाम स्पर्शा, ऐसे होता जाएगा। कर्म कैसे नहीं? कर्म कर्म साध्यम न विद्यते। कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता। कर्म क्या करेगा? वो क्षणिक है, वो नष्ट हो जाता है। तो कर्म जो है किसी गुण को पैदा कर जाएगा, फिर वो गुण जो है वो अगले कर्मों को उत्पन्न करेगा। आगे एक सूत्र आएगा, नोदनाद आद्यम ईशोह कर्म तत्कर्मकारिताच्च संस्कारात् तथा उत्तरम उत्तरम च। ऐसे कि हम जब पत्थर को धक्का मारते हैं, ठीक है, संयोग। तो हमने धक्का मारा, हाथ और पत्थर का संयोग भी हुआ, आत्मा का प्रयत्न भी हुआ। प्रयत्न मारे लगाएंगे ना तभी तो गति होगी। तो आत्मा ने प्रयत्न भी किया और संयोग भी था। इन कारणों से हमने जब धक्का मारा, प्रयत्न किया, उस प्रयत्न से कर्म पैदा हुआ, पत्थर में गति आ गई, पत्थर चल पड़ा। अब जो पत्थर चल पड़ा उसमें कर्म हुआ, ये कर्म 2-3 क्षणों में नष्ट हो जाएगा। बहुत खींचेगा तो 5 क्षणों में नष्ट हो जाएगा। एक परिभाषा चलती है, पंचमे क्षणे नश्यमानत्वात्। 5वें क्षण में ये जो कर्म है वो नष्ट हो जाता है। फिर जो कर्म नष्ट होता है तो वो एक गुण को पैदा करता है, उसको बोलते हैं वेग। वेग संस्कार, संस्कार नामक एक गुण है जिसका एक विभाग है वेग। तो वो कर्म वेग को पैदा करता है और वो वेग फिर अगले अगले कर्मों को उत्पन्न करता जाता है। कर्म कर्म को पैदा नहीं करता, कर्म वेग गुण को पैदा करता है, वेग गुण है। और वो वेग गुण जिसको आप फिजिक्स में मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम। जब हमने पत्थर फेंका तो उसमें प्रेशर, मोटी भाषा में प्रेशर और फिजिक्स की भाषा में मोमेंटम, वो उसमें पैदा होता है। आपने कार चलाई और 80 की स्पीड पे चलाई, फिर इंजन बंद कर दिया और गाड़ी न्यूट्रल लगा दी गियर में, न्यूट्रल गियर, फिर भी चल रही है वो। अब क्यों चल रही है भाई? अब तो गियर नहीं लगाया, खाना एक्सीलेटर दे रहा है, इंजन भी बंद है, फिर भी चल रही। ये मोमेंटम के कारण, इसका नाम है वेग। तो ये वेग गुण आगे कर्मों को उत्पन्न करता रहेगा। वेग संस्कार गुण आगे आगे कर्मों को उत्पन्न करता रहेगा। तब तक करता रहेगा जब तक वेग जीवित है, तब तक कर्म होता रहेगा, कार चलती रहेगी। अब धीरे धीरे क्या होगा, सामने से हवा का दबाव पड़ेगा, कार से हवा का घर्षण होगा, तो उससे क्या है, वेग कमजोर होना शुरू हो जाएगा, वेग घटने लगेगा। ठीक है, कोई चीज टकराएगी उसको तो उसकी गति कम हो जाएगी, उसका शक्ति कम हो जाएगी तो गति भी कम हो जाएगी। होते 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 वो वेग पूरा खत्म हो जाएगा, कार खड़ी हो जाएगी, रुक जाएगी। ये फिजिक्स में ये नियम पढ़ाते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। पहला नियम यही है कि जब तक कोई वस्तु चल रही है वो तब तक चलती रहेगी जब तक उसको टक्कर मार के रोको नहीं। और अगर कोई चीज़ खड़ी है तो वो खड़ी रहेगी,
जब तक उसको धक्का मार के चलाएंगे नहीं। तो ये सारे वैशेषिक के नियम है जो फिजिक्स में बाद में आ गए। ये हज़ारों साल पहले से हैं हमारे पास, करोड़ों साल पहले से वेद के सिद्धांत हैं। बाद में फिजिक्स वालों ने सीख लिए और अपनी अपनी भाषा में सिखाने लग गए। मॉडर्न फिजिक्स, साइंस, कॉमर्स जो भी चल रहा है ये सब वेद की विद्याएं हैं, वेदों में से आई। अंतर इतना है, पहले ये संस्कृत भाषा में पढ़ाई जाती थी, अब भाषाएं बदल गई। अब इंग्लिश में पढ़ाते हैं, जर्मन में, फ्रेंच में, चाइनीज़ में, डच में, अलग अलग भाषाओं में पढ़ाते हैं। विद्या तो वही है। पहले हमारे वेद में पढ़ाते थे 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। आज क्या पढ़ाते हैं? 5 1 5। आज भी वही पढ़ाते हैं, सिर्फ भाषा बदल दी। तो भाषा बदलने से कोई विद्या थोड़ी बदलती, विद्या तो वही है। वेद में 4 का पहाड़ा लिखा है। चत्वारश्चमे अष्टौचमे द्वादश्चमे षोडश्चमे विंशतिश्चमे चतुर्विंशतिश्चमे अष्टाविंशतिश्चमे द्वात्रिंशच्चमे षट्त्रिंशच्चमे चत्वारिंशच्चमे, इस 4 का पहाड़ा है सीधा सीधा। फिर ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 11 13, उसके लिए मंत्र है। एकाचमे तिस्रश्चमे पंचचमे सप्तचमे नवचमे एकादशचमे त्रयोदशचमे पंचदशचमे सप्तदशचमे एकोनविंशतिश्चमे, ये ऑड नंबर्स हैं। तो ये सारा गणित वेद में से तो आया। ये सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री सब वेद में से है। सारे सिद्धांत वेदों के हैं। ऋषियों ने पहले इसको संस्कृत में पढ़ाया, बाद में महाभारत का युद्ध हो गया, फिर वो संस्कृत भाषा और वेदों का लोप हो गया। गिने चुने लोग हैं बचे हुए जो आज भी पढ़ते हैं इनको। बाकी लोगों ने अपनी अपनी भाषा बदल ली। और तो विदेशों के अंदर क्या हुआ, ये विद्याएं तो बची रही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह। और अध्यात्म विद्या खत्म हो गई, वो भारत में बच गई। भौतिक विद्या वहाँ बच गई और अध्यात्म विद्या यहाँ बच गई। और फिर यहाँ भी लूट फूट सी गई, बहुत गड़बड़ हो गई। अब अध्यात्म में भी यहाँ गड़बड़ चल रही है बहुत सारी। तो चलो हम इस बात को फिर से वापस जीवित करेंगे, वेदों की दार्शनिक विद्याओं को, आध्यात्मिक विद्याओं को, भौतिक विद्याओं को फिर से हम जीवित करेंगे और वेदों का प्रचार करेंगे, स्थापना करेंगे। एक जी बोलिए। यहाँ एक डॉक्टर नेने हैं, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर रह चुके हैं, अभी निवृत्त है। उन्होंने वैशेषिक का अर्थ फिजिक्स में एक पुस्तक लिखा है। ठीक है। वैशेषिक का पूरा भाष्य किया है उसने, और फिजिक्स के रूपांतर बताए हैं। ठीक है, ठीक है। कैसा फिजिक्स है, बहुत अच्छा, यहाँ है वो, बहुत अच्छा पुस्तक मेरे पास है, मैंने पढ़ी भी है। बहुत बढ़िया। उनको बुलाए यहाँ क्या? नहीं, वैसे कभी मिल लेंगे, टाइम मिला तो वैसे मिल लेंगे, नहीं तो फिर हमारे पाठ में दिक्कत आएगी। उनका ही नहीं, ये फिर कभी मिल लेंगे। आप जो भाष्य बताते हैं वो शायद उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। हाँ, कभी चर्चा करेंगे उनसे, मिल गए तो समय के अनुसार कभी बात करेंगे। ठीक है जी। असमवाय कारण क्लियर हो गया। तो समवाय कारण, एक सबसे पहले समवाय कारण ढूंढना है। सिस्टम ये है, कोई भी कार्य का सबसे पहले समवाय कारण ढूंढो, वो जल्दी से मिल जाता है। वो कार्य जिसमें टिका है वो समवाय कारण। उसके बाद दूसरे नंबर पे असमवाय कारण ढूंढ लेंगे। उसके 2 सिस्टम है, कार्य एक अर्थ प्रत्याशक्ति और कारण एक अर्थ प्रत्याशक्ति। ये 2 कारण हमको मिल गए, समवायी और असमवायी। तो बाकी फिर निमित्त कारण बचा खुचा, वो सब निमित्त कारण। इस तरह से ये 3 कारण हो गए। और इन कारणों से फिर कार्य का संबंध जैसे जैसे हमको समझ में आता जाएगा तो हमको ये व्यवहार विद्या समझ में आ जाएगी। ये धरती पे क्या हो रहा है, धरती चल रही है, फल फूल हो रहे हैं, अनाज हो रहा है, शाक सब्जी उत्पन्न हो रही है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका प्रयोजन क्या है, और ये सृष्टि किसने बनाई, क्यों बनाई। इन सब बातों को समझने में हमको इससे लाभ मिलेगा। व्यवहारिक काम भी हमारे सिद्ध हो जाएंगे और पीछे पीछे अंत में अध्यात्म में भी हम पहुंच जाएंगे कि सृष्टि किसने बनाई, क्यों बनाई। भूकंप आता है ये क्यों आता है, कैसे आता है, आंधी तूफान आता है, ये क्यों आता है, इसके क्या कारण है। इन कारणों से परिचय करो और जहाँ तक हो सके इनसे बचो, अपनी रक्षा करो। आपने पतीली में पानी रख दिया, ऊपर ढक्कन चढ़ा दिया, वो थोड़ी देर में फड़फड़ फड़फड़ करने लगी, तो मन में प्रश्न होता है ना कि ये फड़फड़ क्यों कर रही है। तो ये सारे उत्तर यहाँ से हमको मिल जाएंगे इन कारण कार्य प्रक्रिया को समझने से। चलिए, ये बात पूरी हो गई। थोड़ा सा विराम, जी ब्रेक लगाते हैं।